पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक दफा रिमाइंड करवा देता हूं कि हमारी मौजूदा सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है, ताकि आपको आगे जाके आसानी हो जाए। याद करवा देता हूं आपको। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी में इस टाइम आकिब जावेद है, सरफराज अहमद आपके मौजूदा टेस्ट कोच, मिसबाउल हक और असद शफीक। ये चार बंदे हैं जो आपकी सिलेक्शन कमेटी को इस टाइम चला रहे हैं। यानी जो आपकी टीम सेलेक्ट होती है, या मिसाल के तौर पे जो टेस्ट के कप्तान कल बाबर आजम को अनाउंस किया गया है, वो इन चार बंदों ने मिलके लगाया है। ये एडमिट किया आकिब जावेद ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की इस वीडियो में इतनी कोई अजीब बातें हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जो मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं ऑफिशियली ये मान चुका हूं कि हमने एक बैक गेयर लगाया है, सिर्फ टेस्ट में नहीं, हम आगे 2028 में जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें भी हम बैक गेयर ही लगाएंगे। इसमें मेरा कोई पर्सनल थॉट नहीं है। जो मैंने रीड की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो मैंने लफ्जों को सुना है, मिसबाउल हक, आकिब जावेद और असद शफीक से तो कोई सवाल ही नहीं करता। पता नहीं उनको फिर बिठाते क्यों है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और सरफराज कहां पे है? टेस्ट का कप्तान अनाउंस हो गया है और टेस्ट का कोच कभी सामने आ ही नहीं रहा। खैर, उस पर आगे जाके बात करेंगे। सबसे पहले ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि पाकिस्तान बाबर आजम को T20 में भी आगे कैरी ऑन करेगा। ये मेरे थॉट्स नहीं है। ये एक सवाल हुआ था मिसबाउल हक से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसके जवाब में मिसबा ने बड़ी तसल्ली से जवाब दिया कि देखें, बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में बड़ा सूटेबल प्लेयर है। और रेफरेंस मिसबा ने दिया पाकिस्तान सुपर लीग का, कि पाकिस्तान सुपर लीग में बाबर ने फ्रंट से लीड किया, रन्स किए, टीम को चैंपियन बनाया। एक तरफ मैं सोचता हूं कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग क्राइटेरिया होना चाहिए किसी प्लेयर को जज करने का, इसको मैं एक तरफ रख देता हूं। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैं आईसीसी टूर्नामेंट्स देखता हूं जिसमें इंतहाई गंदी परफॉर्मेंस रही है। मैं T20 की बात कर रहा हूं स्पेशली। बाबर आजम T20 में नहीं सेटल हो पा रहे। अभी ये जो आपका 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, उसमें एक ग्राफिक ब्रॉडकास्टर ने आपको दिखाया था, जो कि आपके सामने मौजूद है, और इसमें बाबर आजम 110 के स्ट्राइक रेट से पहले नंबर पे मौजूद है। यानी अगर मैं आसान लफ्जों में आपको बताऊं तो पूरी दुनिया में जो सबसे गंदा स्ट्राइक रेट है T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, वो बाबर आजम का है। अब मैं वो बंदा नहीं हूं जो सिर्फ स्ट्राइक रेट की वजह से किसी एक प्लेयर को डिग्रेड करूं या उस पर बात करूं, लेकिन हमें कोई बहुत ज्यादा नंबर्स में मजीद जाने की जरूरत नहीं है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि बाबर आजम T20 में, खैर आप इसमें वनडे भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं स्पेसिफिकली T20 की बात कर रहा हूं क्योंकि मिसबा से सवाल T20 का ही हुआ था और उन्होंने जवाब में पाकिस्तान सुपर लीग को जोड़ के रेफरेंस दिया था। जितना बड़ा मैच उतनी जल्दी बाबर आजम चलती फिरती विकेट। एक तरफ मैं देखता हूं कि हमारे पास इतने नौजवान खिलाड़ी आ रहे हैं जो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं, और हम उन सब को साइड पे करके अभी भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच छह छह फेलियर्स के बाद हम अभी भी बाबर आजम की जान नहीं छोड़ रहे। और वो भी बाबर आजम कैसा बंदा है उसको भी समझ नहीं आ रही कि T20 के चक्कर में वो अपनी बाकी की क्रिकेट भी खराब कर रहा है। मैं 1-2 महीने पहले तक ना थोड़ा सा मार्जिन दे देता था बाबर आजम को कि यार समझ जाएगा बाबर आजम, शायद T20 वर्ल्ड कप के बाद वो खुद फैसला कर ले कि मैंने टेस्ट और वनडे को आगे लेके चलना है। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। वो तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता है। टॉप ऑर्डर में आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। चौथे नंबर पे वो बैटिंग कर नहीं सकता। T20 वर्ल्ड कप का रेफरेंस आपके सामने मौजूद है।
दरमियान में स्पिनर्स आ जाते हैं, जब वो चौथे नंबर में आता है वहां पे वो बिल्कुल ही फारग हो जाता है स्पिनर के सामने, टॉप ऑर्डर में वो डिमांड नहीं पूरी करता। तो हमारी क्या जिद है कि हमने उसको T20 लाजमी खिलाना है। अब मैं थोड़ा सा अगर बैक गेयर लगाऊं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह, तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैं 2007 के बाद ना मिसबा को बहुत ज्यादा फॉलो करता था, क्योंकि एकदम से एक क्रिकेटर आया T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका वाला, मिसबा से वो शॉट नहीं लगी, लेकिन उस वर्ल्ड कप में मिसबा ने बड़ी वैल्यू ऐड की थी पाकिस्तान टीम में। फिर पाकिस्तान टीम ने भारत का टूर भी किया। मिसबा 2011 के वर्ल्ड कप में भी, यानी आपको वैल्यू ऐड करता नजर आ रहा था, कोलैप्स संभालता था। लेकिन उसके बाद एक लंबा टाइम हमने ऐसा ऑब्जर्व किया जहां पे एक्सेलरेट करना होता था, वहां मिसबा का स्कूल ऑफ थॉट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता था कि अगर मैं एक्सेलरेट करूं तो पीछे रन्स कौन करेगा। जबकि दो किस्म के प्लेयर होते हैं, एक जो आराम से बारी लगाता है और थोड़े रन्स करने की कोशिश करता है, दूसरी किस्म का वो प्लेयर होता है जो शॉटे भी लगाता है, टीम को एक ड्रीम टोटल की तरफ भी पहुंचाता है और फिर नोट आउट भी बाहर आता है। हमें ये दूसरी किस्म वाले प्लेयर नहीं मिलते। तो मिसबा की बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए एज ए बैटर, एज ए कैप्टन। टेस्ट में तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा उन्होंने पाकिस्तान को अच्छे तरीके से लीड किया है, बड़ी परफॉर्मेंसेज है उनकी। लेकिन बहुत ज्यादा ना टिमिड माइंडसेट मिसबा का आपको ज्यादातर नजर आता है। और ये बात मैं आपको इसलिए मेंशन कर रहा हूं, इसलिए भी मेंशन कर रहा हूं कि मैं मिसबा का बहुत बड़ा मदार रहा हुआ हूं। मैंने मिसबा को बड़ा फॉलो किया है। आई वॉज फैन ऑफ मिसबा एज ए बैटर, एज ए टेस्ट लीडर। स्टिल मिसबा थोड़ी सी टिमिड माइंडसेट वाली कैप्टनसी करता था, थोड़ा सा डिफेंसिव होके बल्लेबाजी करता था। और जब आप डिफेंसिव माइंडसेट के इंसान होते हैं ना, तो आपको डिफेंसिव टाइप के बंदे ही पसंद आते हैं। आपकी रेंज वहां तक जाती ही नहीं है कि आप कुछ बड़ा सोचें, आप कुछ मॉडर्न सोचें। अब मॉडर्न का मतलब ये नहीं है छक्के चौके नहीं। मॉडर्न का मतलब है कि आप नौजवानों को आगे लेके आते हैं कि चलो यार, एटलीस्ट T20 इनका फॉर्मेट है, यहां पे हम यंग ब्लड पे ट्रस्ट करेंगे। तो डिफेंसिव माइंडसेट, ये दोबारा मैं बता रहा हूं कि मैं मिसबा का फैन रहा हूं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं मिसबा की। लेकिन अगर मैं किसी को पसंद करता हूं, वो जैसे पाकिस्तान में हमारे क्रिकेट फैंस होते हैं ना, अगर आपका कोई फेवरेट प्लेयर है तो उसके बारे में फिर हम कोई बुरी बात करते ही नहीं है, क्योंकि वो हमारा फेवरेट है। आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए। अगर कोई आपका फेवरेट भी है, उसमें फिर भी खामियां होती हैं, आप तहजीब के दायरे में रह के क्रिटिसिज्म करें। प्लेयर्स भी सुनते हैं, उनको भी मजा आता है और थोड़ा सा उनको भी मौका मिलता है इंप्रूवमेंट अपने अंदर लाने का। आज दोपहर को जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का एक इंटरव्यू शेयर किया, जिसको बाय द वे होस्ट कर रहे थे सलमान बट। और आपको मैंने 2-3 हफ्ते पहले एक हिंट दिया था कि सलमान बट, जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बाबर आजम को, पीसीबी चेयरमैन को, आकिब जावेद को, उनकी गुफ्तगू में 360 एक टर्न आया है और वो फैन बॉय बन गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। और मैंने एक खदशा ये जाहिर किया था कि मुझे लगता है कि भट्ट साहब को ना कोई नौकरी ऑफर हो गई है। सो आई थिंक यहां पे खरीदा जा सकता है किसी को भी। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरी ऑफर कर दें, थोड़े पैसे ऑफर कर दें, यहां पे लोग क्रिटिसाइज करना भूल जाएंगे, क्योंकि नौकरी करना यहां पे अनफॉर्चुनेटली लोगों को बड़ा पसंद है, बजाय इसके कि आप क्रिकेट पे न्यूट्रल होके बात करें। एनीवेज, तो वो चीज मुझे नजर आ रही थी कि एकदम जो वो क्रिटिसिज्म करना बंद हो गए हैं। क्रिकेट बोर्ड ने कोई नौकरी ऑफर कर दी होगी, कोई आगे 8-9 किस्म के एशिया कप आ जाते हैं हर साल, तो उसमें कमेंट्री भी तो करनी होती है ना, तो अब आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। सो डोंट वरी, चलता है, दुनिया है, आई डोंट माइंड। अच्छा, उस इंटरव्यू में भी यही बातें हो रही थी कि पाकिस्तान ने आगे वे फॉरवर्ड हमारा क्या है, प्लान्स कैसे हैं। लेकिन अब जो बाबर आजम का आज दोपहर वाला इंटरव्यू था ना, उसके अंदर से मैंने 3-4 लाइनें निकाली और उसको मैंने जोड़ा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जो आपकी सिलेक्शन कमेटी के 3 मेंबर्स ने की, असद शफीक, मिसबा और आकिब जावेद। इसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था
पेस बॉलिंग का। और यहां आकिब जावेद ने एक ऐसी बात कर दी जो मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के। अब हमने पिछले कई महीनों में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है आकिब जावेद को फॉर द राइट रीजंस, लेकिन एक बात आकिब जावेद ने ऐसी कर दी कि मैं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसको लिख रहा था, उसके पॉइंटर्स बना रहा था, तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ गई कि यार ये तो वो बात है जो कितने महीनों से मैं अपनी ऑडियंस को बताता हूं। और शुक्र है कि एक ऐसा बंदा जिसके हाथ में पाकिस्तान का कंट्रोल है, पाकिस्तान क्रिकेट का, मैंने उसके मुंह से ये बात सुन ली है। अब शाहीन को हम किस बात पे क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा महीने हो गए हमें, एक आधा साल तो बहुत ज्यादा हमने शाहीन को एक बात पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है कि शाहीन आपका पेस एक्सट्रीमली नीचे आ गया है। हमने शाहीन को टेस्ट में देखा, वो दूसरे तीसरे दिन दिन के आखिरी स्पेल में भी 126 से 127 पे आ जाता है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन से यह सवाल होता था, वो कहता था नहीं मेरा तो पेस कम ही नहीं है। वो डिनाइल में था। शाहीन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवालात हुए हुए हैं कि शाहीन आपके पेस में एक डिक्लाइन आई है, वो मानता ही नहीं था। वो कहता था नहीं आपको लगता है मेरा पेस तो बिल्कुल ठीक है। आकिब जावेद से यह सवाल हुआ कि आपने आने वाले 5 टेस्ट मैचों के लिए ड्रॉप किया है शाहीन शाह अफरीदी को, उसकी वजह क्या है? 2-3 दफा किसी ने शाहीन के बारे में सवाल किया तो उनका जवाब यह था कि देखें ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे तीसरे दिन आपका पेस 126 पे आ जाए। ये वो बात है जो पिछले कई महीनों से हम यहां पे बैठ के कर रहे हैं कि शाहीन ऐसा नहीं हो सकता, और शाहीन मानता नहीं था। अब अगर मैं खुद को शाहीन की जगह इस टाइम रखूं ना, तो बॉस मैं भूल जाऊंगा ओडीआई वर्ल्ड कप को, मैं भूल जाऊंगा T20 क्रिकेट को, मैं भूल जाऊंगा कि मैंने पीछे क्या किया है। मैं इसको ना अपनी इज्जत पे ले लूंगा। मैं कहूंगा यार मुझे पाकिस्तान ने ऑफिशियली ड्रॉप किया है पेस कम होने की वजह से, पेस कम होने की वजह से शाहीन को ड्रॉप किया। खैर उन्होंने फर्स्ट क्लास कोई रेगुलर खेली भी नहीं है, ये भी बाद में जाके जवाब दिया मिसबा ने कि नसीम और शाहीन अब फर्स्ट क्लास खेलेंगे, जो कि उनको जबरदस्ती अब ये लोग खिलाएंगे। अच्छी बात है, तो फिर पता लगेगा कि इनकी मौजूदा फॉर्म क्या है। एक छोटी सी सजेशन मैं यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना चाहता हूं, जस्ट मेक श्योर कि आपके डोमेस्टिक के हर मैच में स्पीड गन हो। हर मैच में हमारा कोई एक आधा कोई डोमेस्टिक का मैच फाइनल आ जाए तो कभी कभी उसमें स्पीड गन दिख जाती है, लेकिन होती नहीं है ज्यादातर पूरे टूर्नामेंट में। तो पूरे टूर्नामेंट में इतनी महंगी नहीं आती यार, सस्ती है, स्पीड गन लगाओ। आपको हर मैच में हर बॉल का पेस पता होना चाहिए। तो शाहीन को तो ना पर्सनल अपने ऊपर ये बात लेनी चाहिए कि यार अब मेरे बारे में ये बात हो रही है कि मेरा पेस बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो मुझे अब इस पेस को उठाना है। अब ये जो शाहीन और आकिब जावेद वाली सारी कहानी है, इसको मैं जोड़ूंगा आज दोपहर को जो इंटरव्यू बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया। उस इंटरव्यू में फिटनेस के हवाले से एक सवाल होता है। अब बाबर आजम ने वहां किसी प्लेयर का नाम नहीं लिया, लेकिन आपको पाकिस्तान क्रिकेट में सिर्फ कड़ियों से कड़ियां मिलानी होती हैं। बाबर कहते हैं देखें मेरी एज ए कैप्टन ये डिमांड होगी प्लेयर से कि हम जब टेस्ट मैच खेलें तो 5 के 5 दिन हम सेम एनर्जी के साथ आए। बाबर कहते हैं कि मैंने माजी में जब कप्तानी की है, मैंने ऐसा नोट किया कि हमारे 5 के 5 दिन, 4-5 दिन तो टेस्ट मैच चलता है, उसमें सेम फिटनेस लेवल नहीं होते, पेस नीचे आ जाते हैं, एनर्जी नहीं होती। तो आपको ये चीजें आपस में कनेक्ट करनी है। तो शाहीन शाह अफरीदी भाई आप बहुत भागे हैं इस सच से, और आज ये सच आपके सामने खड़ा हो गया आके। वो आकिब जावेद जिनको कहा जाता था कि ये शाहीन को बहुत ज्यादा बैक करते हैं और करते भी रहे हैं, लाहौर कलंदर्स का उनके साथ एक एसोसिएशन, लोग बार बार उनको याद करवाते थे। लेकिन आज आपके ही एक वेल विशर ने, जिनके कदमों में जाके आपने पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी रख दी थी कि ये ट्रॉफी आपके लिए, आपने बड़ा काम किया लाहौर कलंदर्स के साथ, उस इंसान ने सारी दुनिया के सामने बैठ के आपके लिए ड्रॉप का वर्ड यूज करके कहा कि भाई आपका पेस कम है, ऐसे नहीं हो सकता कि आप 126-27 पे बॉल करें। तो शाहीन आपको ये
सीरियस लेना है। अदरवाइज डिनाइल में अगर आप मजीद रहे तो आगे कितनी क्रिकेट है आपकी, 3-4 साल 5 साल, दैट्स ऑल, इसके बाद नहीं। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ वापस आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एडमिट की सिलेक्शन कमेटी ने, आकिब जावेद ने, ये कहा कि बाबर आजम को टेस्ट का जो हमने कप्तान बनाया है वो हम सब का कलेक्टिव डिसीजन है। अच्छा, एक सवाल उनसे बड़ा अच्छा हुआ जो कि मैंने आपको हफ्ता 10 दिन पहले रिपोर्ट कर दिया था एक वीडियो में। एक सवाल हुआ कि क्या सलमान अली आगा को कैप्टेंसी ऑफर हुई थी कभी, या उन्होंने इनकार किया है? क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें आ रही थी कि आगा ने इनकार कर दिया कप्तानी से, और मैंने आपको वीडियो में कंफर्म किया था कि किसी एक इंसान ने भी सलमान अली आगा से बात ही नहीं की थी कैप्टेंसी की। तो आकिब जावेद ने वो भी क्लियर कर दिया कि हमने एक ही नाम डिस्कस किया था कैप्टेंसी के लिए, और वो बाबर आजम था, और बाबर आजम ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। ये भी सवाल हुआ था क्या उन्होंने कोई शर्त रखी है, क्योंकि ये ड्राई पीरियड था ना, लोग पता नहीं क्या कुछ लिख देते हैं 2000 का ब्लू टिक लेके कि इसने इनकार कर दिया, इसने शर्तें रख दी। तो बड़ी अजीब चीजें चल गई हैं जब से ये ट्विटर बन गया ना, एक्स, तब से भाई पता ही नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है। मैं ते पढ़ना ही छड़ती सोशल मीडिया दी चीज़ां, स्पेशली जेडी ट्विटर दे उत्ते आंदी हैं। कोई पता ही नहीं है ना सच क्या झूठ क्या। तो ट्विटर मैं नहीं यूज करता यार, एक्स, वो बहुत ही अपना फेक चीजें वहां पे आती हैं। तो उसका भी आकिब जावेद साहब ने क्लियर जवाब दिया कि नहीं जी, हमने तो एक ही बंदे को कंसीडर किया था और वो बाबर आजम थे। अब इस पे मेरा एनालिसिस ये है कि बाबर आजम को इसलिए कप्तान नहीं बनाया गया कि बाबर का टेस्ट का रिकॉर्ड बेहतर था, बाबर आजम सीनियर प्लेयर हैं। मेरा मानना यह है कि बाबर आजम को सिर्फ एक वजह से कप्तान बनाया गया है कि जो तोपों का रुख आकिब की तरफ है वो बाबर की तरफ आ जाए। ये T20 वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम को सिर्फ इसलिए लेके गए थे कि हम क्यों सारा क्रिटिसिज्म सहें, टीम में एक आधा कोई सीनियर प्लेयर वापस लाते हैं, कोई रिजवान हो जाए, कोई बाबर हो जाए, फिर जब हम हारेंगे ना तो उन सीनियर्स के ऊपर मीडिया ज्यादा बात करेगा। ये इस माइंडसेट के लोग हैं। वरना कोई मुझे समझा दे, ऐसा कैसे हो सकता है कि T20 में बाबर चौथे नंबर पे बैटिंग करे और बाद में उसको बेंच करें? आप ज्यादती की आपने उसके साथ, और वो मेरा भाई बाबर अपने साथ ज्यादती करवाने के लिए हर टाइम रेडी होता है। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की वीडियो में, 1-2 महीने पहले मुझे लगता था कि अब कभी भी अगर बाबर को कैप्टेंसी ऑफर हुई ना, वो अपनी एज के अब इस हिस्से में दाखिल हो गया है कि जहां उसकी अब क्रिकेट का ये सेकंड लास्ट फेज और लास्ट फेज चल रहा है। मतलब आखिरी 5-6 साल हैं जहां पे आपने डोमिनेट करना होता है और अपनी एक लेगेसी सेट करके आपने जाना होता है। यहां पे मुझे लगता था कि उसका ध्यान होगा सिर्फ बैटिंग करना, कि मैं बैटिंग करूंगा और पाकिस्तान को मैच जितवाऊंगा। इस बात का जिक्र मैंने कल वाली वीडियो में भी किया था, इस वीडियो के बाद देखना। लेकिन ये माइंडसेट है ही नहीं बाबर आजम का, वो आज भी इनकी बातों में आ जाता है। मैंने कल भी बताया था, अब या तो बाबर आजम बेवकूफ है या बहुत ज्यादा भोला है। अब मुझे नहीं पता कि वो इन दोनों में से क्या है। लेकिन आप अगर किसी फॉर्मर क्रिकेटर ने जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है, आप उनका भी एनालिसिस सुनेंगे ना, तो वो भी इस टाइम यही कह रहे हैं कि बाबर को कैप्टेंसी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। मेरा आपसे दोबारा सवाल है कि आपको बाबर की कप्तानी चाहिए या बैटिंग चाहिए? बैटिंग चाहिए। बैटिंग करेगा तो पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा, फिर जो आज दोपहर को इंटरव्यू आया उसमें वही टिपिकल बातें कि मैं टीम को प्रेशर से निकालने की कोशिश करता हूं, मैं टीम की रिक्वायरमेंट को समझता हूं, ये बातें सारी साइड पे। मुझे तो ऐसा एक भी मैच याद नहीं आता आईसीसी टूर्नामेंट का जहां बाबर आजम ने टीम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक खेला हो। मतलब मैं वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मैच आपको याद करवा देता हूं जहां पे बाबर आजम ने आके इतना ब्लॉक खेला न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कराची में कि मैं हक्का बक्का रह गया था कि बाबर कर क्या रहा है। वहां पे सलमान अली आगा आता है बैटिंग करने, उसने पूरी एक्सेलरेशन करने की कोशिश की कि मैं प्रेशर से निकालूं, लेकिन ऊपर डैमेज इतना हो गया था, अननेसेसरी ब्लॉक
तो वो कौन सा प्लान था? अभी ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, आपके सामने हजारों एग्जांपल्स हैं तीनों फॉर्मेट्स की मिला के, जहां पे पाकिस्तान को चाहिए कुछ और था और बाबर आजम अपनी टिपिकल गेम खेल रहे थे। मैं आपको एक बात बताता हूं, बाबर आजम के अंडर 19 डेज की ये बात है। अगर कभी मुनासिब लगा तो आपको उस कोच का नाम भी बता दूंगा, अभी उनकी इजाजत के बगैर उनका नाम बता देना मेरे ख्याल से नहीं बताना चाहिए मुझे। एक आपके अंडर 19 के कोच थे और उस टाइम पाकिस्तान अंडर 19 टीम का हिस्सा थे बाबर आजम। पाकिस्तान ना एक जीता हुआ मैच हारा क्योंकि बाबर आजम बहुत ज्यादा ब्लॉक खेल रहे थे। वो अंडर 19 के कोच, जिनका बड़ा नाम था उन दिनों अंडर 19 में, उन्होंने पूरे ड्रेसिंग रूम में कहा कि बाबर, तू बहुत डिफेंसिव प्लेयर है, तू बहुत सेल्फिश प्लेयर है, तू पाकिस्तान खेल सकता है कल को, लेकिन ये चीज अपनी चेंज कर। ये बात बाबर आजम डिनाई करते तो मैं मान जाऊं उसको। अंडर 19 का कोच वो 2011-12 में बाबर को बता रहा है कि तू बहुत सेल्फिश है, तू बस टीम का रिक्वायर्ड रन रेट नहीं मीट करता, अपनी बारी खेलता है। तो क्या आज कुछ बदला? कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा। तो कुछ ये लोग बाबर को खराब करना चाहते हैं और कुछ वो खराब होने के लिए तैयार है। क्या जरूरत थी बाबर आपको कैप्टनसी लेने की? आप सुकून से अपनी बैटिंग करते, कोई अल्लाह अल्लाह करके आप फॉर्म में वापस आए हो। आपकी वो जो कप्तानी की एक हिस्ट्री है, जहां आप एज ए फेलियर कैप्टनसी से हटे, फिर व्हाइट बॉल में शहीन को कप्तान बनाया गया, T20 में हटाया गया, आपने फिर कप्तानी एक्सेप्ट कर ली। अभी तो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स आपका वो सेल्फिश रूप नहीं भूले थे। नाम बताऊं यहां 5-6 प्लेयर्स के जो टीम में, जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं? अच्छा नहीं लगेगा बताना, क्योंकि आप सारे अभी भी खेल रहे हो एज ए टीम। तो ड्रेसिंग रूम में आपने माजी में अपनी इज्जतें खत्म की हुई हैं, फिर आज दोबारा कप्तानी पकड़ ली। तो क्या है ऐसा कैप्टेंसी में? मेरे ख्याल के मुताबिक तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है बाबर आजम ने। इसके अलावा आपके जो पिछले कप्तान थे शान मसूद, मैं बार बार ये एडमिट करता हूं और मुझे कोई शर्म नहीं है ये एडमिट करने में, मुझे लगता था कि शान ना सिर्फ रेड बॉल बल्कि व्हाइट बॉल में भी एक बड़े अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं। लेकिन शुक्र है कि शान कभी व्हाइट बॉल का कप्तान नहीं बना। हालांकि क्रिकेट बोर्ड ने एक जमाने में बड़ी कोशिश की थी, लेकिन हमारे बाकी सीनियर शान को प्लेइंग 11 में नहीं आने देते थे, वो भी खैर अलग स्टोरी है। तो शान ने तो टेस्ट में, स्पेशली ये जो बांग्लादेश में कैप्टेंसी की है या उससे पहले वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, आप जीते हुए मैच हारे हैं। और इस चीज का जिक्र आकिब जावेद ने कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। ये एक दूसरी पॉजिटिव बात है आकिब जावेद की। अब अगर मैं आकिब जावेद को हर बात पे क्रिटिसाइज करता हूं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर वो कोई अच्छी मुनासिब बात करेंगे तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, टेबल के नीचे छुपा देंगे, ऐसा नहीं है। जहां आकिब ने शाहीन को आईना दिखाया कि ऐसा नहीं हो सकता कि 126 वाला बंदा पाकिस्तान टीम में खेल रहा है, वहां उन्होंने शान के बारे में बताया कि हम बड़ी गंदी कैप्टेंसी की वजह से क्लोज मैच आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। फिर मेरा सवाल यहां पे यह है, अच्छा आकिब ने यह भी रेफरेंस दिया कि प्रेशर सिचुएशन में शान मसूद से ठीक कप्तानी नहीं हुई। तो जिसको आपने कप्तान बनाया है बाबर आजम, वो तो हमेशा प्रेशर सिचुएशन में फेल हुआ है। मतलब मैं कोई गलत बात कर रहा हूं तो मुझे बता दो। जितनी दफा प्रेशर डला है बाबर के ऊपर किसी भी फॉर्मेट में, वो हमेशा फेल हुआ है। तो आपने जो रिप्लेसमेंट आप लाए हैं वो पहले से भी शायद खराब है। और बाबर को कप्तान बनाने का मतलब पता क्या है? कि आपने पीछे कोई कप्तान रेडी नहीं किया। और अभी मुझे नहीं पता कि हमारा वाइस कप्तान कौन है। हम कप्तान रेडी ही नहीं करते। अभी अल्लाह ना करे अगर बाबर आजम एज ए कैप्टन फेल हो जाए तो फिर शान को वापस लगा देना, क्या फर्क पड़ता है? वो भी सीख जाएगा बाहर बैठ के। क्योंकि बाबर ने भी तो ये आज के इंटरव्यू में कहा ना कि जब मैं कप्तान था मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन जब मैं कप्तान नहीं था तब मैंने ज्यादा सीखा कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं। तो ठीक है, 2 साल बाबर को दे दो, शान एज ए प्लेयर खेल लेगा। और जब बाबर
टेस्ट की कैप्टनसी अगर छोड़ना चाहता है या अगर आपने उसको हटाना है तो शान को वापस ले आना, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है इस चीज से? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा नसीम शाह के बारे में भी यही बात कही आकिब जावेद ने कि वो भी ये सीजन खेलेंगे तो फिर हमें पता लगेगा कि वो किस रिदम में है। शहीन की रिप्लेसमेंट उबैद शाह को कहा आकिब जावेद ने, और पेस उनके दिमाग में था, जो कि ठीक है, बिकॉज टेस्ट मैच में ऐसे नहीं हो सकता कि आपके 2-3 बॉलर जो खेल रहे हैं वो 130, 131, 32 पे जा रहे हैं। सो मेरे ख्याल से मोहम्मद अली को लाना, अब्बास तो खैर अपने स्किल की वजह से पहले ही एक परमानेंट चॉइस टेस्ट में होने ही चाहिए, स्पेशली अगर आप इंग्लैंड में जा रहे हैं। खैर वेस्ट इंडीज में भी ड्यूक्स का बॉल ही लगता है तो ज्यादा देर तक उसकी सिलाई उभरी रहती है, वो हरकत करता है बॉल, तो अब्बास तो बनते हैं वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में। फिर खुरम शहजाद ऑब्वियसली बड़े पाए के बॉलर हैं रेड बॉल के साथ। एक नाम यहां पे जो शामिल किया जा सकता था फास्ट बॉलिंग में, वो शाहनवाज दहानी था, क्योंकि आपको ऐसे लड़के चाहिए जो लंबी बॉलिंग कर सकते हैं और डिजर्विंग कैंडिडेट है, परफॉर्म किया हुआ है, फिटनेस बड़ी जबरदस्त है। आप 16 का स्क्वाड लेके जा रहे हैं वेस्ट इंडीज, और इंग्लैंड आपका 17 का स्क्वाड जाना है। जो 17वां प्लेयर होगा वो साउथ शकील होंगे अगर वो फिट हो गए। तो अगर आप 17 इंग्लैंड लेके जा रहे हो तो 17 वेस्ट इंडीज भी ले जाते। एटलीस्ट आप रिवॉर्ड करते हैं कभी कभी प्लेयर्स को, शाहनवाज दहानी जैसे लड़कों को, कि यार हम समझते हैं, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं आपकी हार्डवर्क। सो क्या पता सिचुएशन ऐसी बन जाए कि आपको उनको खिलाना पड़े। लंबे स्पेल तेज करते हैं दहानी, तो वो मुझे एक फील होता है कि बॉलिंग में शाहनवाज दहानी, और बैटिंग में मैंने कल बात की थी कामरान गुलाम की। बाकी वीडियो के आखिर में कुछ गैप आया, 3-4 दिन का वीडियो नहीं आती थी, मुझे आपके मैसेजेस आए, काफी ज्यादा कमेंट आते हैं कि भट्टी साहब आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रही। आई कैन नॉट हेल्प अगर पाकिस्तान 2-2 महीने क्रिकेट नहीं खेल रही। अगर पाकिस्तान 2-2.5 महीने क्रिकेट नहीं खेल रही तो ऑब्वियसली हर रोज वीडियो नहीं आ सकती। और ये मेरी लाइफ में पहली दफा ये वाला टाइम आया है जहां पे 2-2, 3-3 दिन का गैप आना शुरू हो गया वीडियोस में, क्योंकि कोई एक्टिविटी ही नहीं है पाकिस्तान टीम की। लेकिन अब एक्टिविटी शुरू हो गई है, सो मुझे पूरा यकीन है कि हमारी इंशाल्लाह ताला रोज वीडियो आएगी। अगर पाकिस्तान 2-2.5 महीने क्रिकेट नहीं खेल रही और मेरी वीडियो में कोई 2-3 दिन का गैप आ गया है, इसका मतलब यह है कि मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। वो जो होता है ना, आप वीडियो सिर्फ खाना पूरी के लिए बना देते हैं, नहीं बॉस, वो सीन ही नहीं है। अगर कुछ बात करने के लिए नहीं है, अगर मैं वैल्यू ऐड नहीं कर सकता आपकी लाइफ में, तो मैं बैक सीट पे आ जाऊंगा कि नहीं यार, थोड़ा वेट करते हैं, जब कोई करने लायक बात होगी तब आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। सो अब हम रेगुलर हो गए हैं। नारायण से भी वापस आ गया हूं, आज सुबह सुबह पहुंचा हूं, और नॉन स्टॉप एक हमने पेट्रोल की बस ब्रेक ली है चक्री में। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे, ऑब्वियसली जो लोग इस साइड के हैं उनको पता है कि चक्री का स्टेशन कहां पे है। सो एक ब्रेक हमने ली सिर्फ पेट्रोल भराने की। नॉन स्टॉप आपका भाई ड्राइव करके आया है नारायण से लाहौर। मेरा ख्याल है पेट्रोल की ब्रेक मिला के वापसी पे रश था, वो जो लिंक रोड है ना हजारा मोटरवे के बाद, वापसी पे वहां काफी खुआरी हुई है, तो तकरीबन 13 घंटे लग गए। तो पहली दफा मैंने नॉन स्टॉप ड्राइव की है 13 घंटे। और यकीन करो, मैं जब वापस आया हूं ना, मैं शावर लेके लेटा हूं, मैंने आंखें बंद की हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अभी भी उतराई कर रहा हूँ, चढ़ाई कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। तो दिमाग मेरा घूम रहा था, और फिर मैं सोता सोता ये वाली वीडियो के पॉइंट्स भी बना रहा था कि आज शाम को वीडियो करनी है। तो दिमाग में ये टेंशन थी कि यार ज्यादा सोना भी नहीं है, ये ना हो कि मैं अभी सोऊं। मेरा ख्याल है मैं सुबह कितने बजे सोया हूं, सुबह शायद मैं 10-10:30 बजे सोया हूं। तो मुझे था कि मैंने 2-3 बजे तक उठना है ताकि मैं इस वीडियो के जोन में आ सकूं। तो बस 3-4 घंटे सो के मैं स्टूडियो आ गया वीडियो बनाने के लिए। सो इंशाल्लाह ताला अब हमारी रोज रेगुलर वीडियो आएगी। सो कल रात को 7:30 बजे एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट।